नमस्कार दोस्तों। पिछली दो क्लासों में आपका जो पहला अध्याय था विज्ञान का वो हमने पूर्ण कर लिया है। आज इसके प्रश्नोत्तरी हम करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्नोत्तरी ये जो है ये आपके अभ्यास प्रश्न, इसमें लिखा हुआ होता है ये क्या है, अभ्यास प्रश्न है। तो अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं। अभ्यास का मतलब होता है दोहरान करना। पाठ में जितना हमने पढ़ा है उसका वापस क्या हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान रखना है, फोकस करना है, ताकि इसका हमारा अभ्यास हो जाएगा तो हमें पूरा पाठ वापस से समझ में आ जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको मैंने इस पाठ में वापस बताता जाऊँगा अभ्यास के साथ साथ, और साथ साथ में आपको भी कोऑपरेट करते रहना है, कमेंट देते रहना है, ताकि आपको भी समय समय पर समझ में आता रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये अभ्यास प्रश्न। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपने पास कॉपी पेन और दिमाग को सचेत रखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, और इसके साथ साथ जो पीछे पाठ में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है उसका भी रिवीजन होता जाएगा और उसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और भी आपने आसपास के जितने 10वीं क्लास के विद्यार्थी है, सहपाठी है, उनको भी शेयर कर लो, ताकि उन तक भाई यह जानकारी पहुँचे और वो भी आसानी से इसकी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसका, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। अब हमने ये अभिक्रियाएं पढ़ी। अब अभिक्रिया में यहाँ पर आप दे रखे हो ए बी सी और डी, इनमें आपको दे रखे हो, इनमें क्या क्या ऑप्शन नजर आ रहा है। एक तो उपचयित ऑप्शन नजर आ रहा है, एक हो रहा है अपचयित। तो उपचयित और अपचयित वाला जो टॉपिक था उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो उपचयित और अपचयित की परिभाषा क्या है वो आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है, वापस देखनी है। तो अपचयित का मतलब क्या होता था, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था ऑक्सीजन निकल रहा था, वो क्या हो रहा था, अपचयित। और उपचयित में क्या हो रहा था, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, निकल रहा था। तो अब आपको इस अभिक्रिया में देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें आप देखो आपके पास अभिकारक कौन कौन से हैं। एक है PbO, ठीक है, दूसरा क्या है, कार्बन है C। अब ये अभिकारक है, इनमें जब उत्पाद में परिवर्तन अभिक्रिया हुई, अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ, तो इसके पास यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन इधर जाने पर क्या हो रहा है, चला जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन के परमाणुओं में कमी आना, वो किसे क्या कहलाती है, वो कहलाती है ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन होना। किसका अपचयन हो रहा है, शीशे का, लेड का, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पर सिंगल था और इधर गया तो ये किस में बदल गया, CO2 में बदल गया। तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। हाँ, यहाँ देखो कार्बन के साथ क्या हो रहा था, कार्बन यहाँ पर कार्बन सिंगल था और इधर गया तो ये ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ गया। तो इस कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है ये। ठीक है, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, और ये क्या था, लेड था। लेड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इधर गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो लेड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इधर गया, हट गया, तो ये लेड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा था। अब हम ये देखते हैं कि इसमें अपचयन हो रहा है लेड का, और कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ऑप्शन चुन लेते हैं। लेकिन इस प्रश्न में ऊपर क्या दे रखा था, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन कौन से हैं, ये जो शीशा इसमें है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास अभिकारक में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो ये कथन भी इसमें सम्मिलित नहीं है। तीसरा क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। कार्बन यहाँ था, यहाँ से इधर गया तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन हो गया। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सही है। लेकिन ये दोनों कथन पहले है नहीं। चौथा क्या है, लेड ऑक्साइड, ये हमारे पास लेड ऑक्साइड था, PbO। ठीक है, अब ये अपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से इधर गया निकल रहा, तो इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा था, अपचयित हो रहा था। तो ये तीसरा C और D, ये दोनों कथन हमारे इस अभिक्रिया की दृष्टि से सही नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें कौन सा चुनना है, असत्य चुनना है। तो असत्य कौन कौन से, A और B। तो इनमें A और B है, तो A और B वाला ऑप्शन कौन सा है, A एवं B वाला ऑप्शन पहला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप इसमें जुड़े रहिएगे, बार बार देखोगे, प्रत्येक अभिक्रिया को समझोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, ये Fe2O3 प्लस Al और Al2O3 और Fe। अब इसमें न तो संयोजन है न वियोजन है। उसमें क्या हो रहा था, एकल उत्पाद टूट रहा था वियोजन में, और
दो परमाणु आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का बना रहे थे, तो उसमें संयोजन हो रहा था। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको आप देखोगे तो इसमें एक तो संयोजन और वियोजन, ये दोनों अभिक्रियाएं तो इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें एक तरफ एकल पदार्थ होता है, लेकिन इसमें एकल पदार्थ किस तरफ है नहीं। इसका मतलब संयोजन और वियोजन तो इसमें है नहीं। अब द्विविस्थापन और विस्थापन बच गए। अब द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों के दोनों यौगिक होते थे और उनके आयन आपस में आदान प्रदान होते थे। लेकिन इसके पास तो ये पूरा यौगिक है, लेकिन ये क्या है, पूरा यौगिक नहीं है, ये क्या है, सिंगल तत्व है। तो इसमें द्विविस्थापन संभव नहीं है। इसका मतलब इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। और कैसे हुआ, कैसे, यहाँ पर Fe2O3 है और यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है। तो इसको आप देखोगे तो इसमें ये फेरिक ऑक्साइड है, तो Fe2O3 और यहाँ पर एल्यूमिनियम है। और इसमें आप देखोगे कौन सा अधिक क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम जो है यह Fe2 से ज़्यादा क्रियाशील है। एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, आयरन से। इस वजह से जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो ये जो Al है ये Fe2 को क्या कर देता है, यहाँ से हटा देता है और O3 को अपने साथ मिला देता है। तो Al2 था तो Al2O3 बन गया और 2Fe बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्न में से क्या होता है। तो पहले ये देखो सारे के सारे शब्दों में दे रखे हैं। तो पहली बात तो ये है कि शब्दों में लिखे उनको आपको प्रतीक के संयोग के रूप में, उसके प्रतीक के समीकरण के रूप में आपको लिखना आना चाहिए। इसका प्रतीक लिखना आना चाहिए। इसको लिखते कैसे वो आपको आना चाहिए, रासायनिक सूत्र आना चाहिए। ठीक है, तो लोह चूर्ण, लोहे को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। तो लोह चूर्ण का मतलब Fe हो गया। ठीक है, लोह चूर्ण का मतलब क्या हो गया, Fe हो गया। अब इसके अंदर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। क्या होता है दोस्तों, HCl। अब इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, तो इन दोनों को आप देखते हो तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया नजर आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभिक्रिया है ये थोड़े आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है। तो लोहे चूर्ण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो आपका आयरन क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड बनेगा तो उसको आप कैसे लिखोगे, FeCl2। कैसे लिखोगे दोस्तों, FeCl2। और फिर पीछे क्या रह गया, Fe आ गया, Cl2 आ गया, तो अब पीछे क्या रह गया, H2 रह गया। क्या रह गया दोस्तों, H2 रह गया। तो एक क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे, आयरन क्लोराइड कहेंगे दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, आयरन क्लोराइड। और H2 का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है, उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा एक तो क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है। अब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन कहाँ लिखा है, ये देखो पहले में ही पढ़ा, हाइड्रोजन गैस बन रही है और दूसरा क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बनता है। इसका मतलब हमारा पहला जो है जवाब है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो हिंदी में लिखा हुआ जो रासायनिक नाम लिखा है उसका रासायनिक सूत्र भी लिखना आना चाहिए। इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये आ जाएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब ये चीज़ मैंने आपको कल परिभाषा पिछले जो क्लास हैं उनमें आपको सारी की सारी बता रखी है। और अगला आगे जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, दोनों बातें आपको पिछली क्लास में मैंने बताई। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। और रिटर्न में अगर लिखना है तो आपको टेलीग्राम, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसका रिटर्न नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों उनके जो परमाणु हैं उनमें जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या अभिकारकों में और उत्पादों में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है वही इसका जवाब हो जाएगा। आगे क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करती है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को अभिक्रिया के दौरान न तो बढ़ाया जाता है और न ही घटाया जा सकता है। जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिकारकों में जितना द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान उत्पादों में भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5,
निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहले पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड की दृष्टि से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पहले तो रासायनिक समीकरण लिखना है। ये देखो, ये रासायनिक नाम दे रखे हैं, पहले इसको समीकरण में परिवर्तित करना है, फिर उनको क्या करना है, संतुलित करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक नाम का उसका सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, वो लिखना पता होना चाहिए। अब इसमें दे रखा है नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस को N तो लिख नहीं सकते, गैस में तत्व होता है तो कम से कम 2 अणु तो होंगे ही होंगे, तो क्या हो गया, N2 हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा हाइड्रोजन गैस से क्या कर रहा है, संयोग, संयोग मतलब जुड़ रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, H2, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, H2। अब N2 और H2 ये मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब आपने इसको परिवर्तित तो कर दिया, लेकिन ये संतुलित नहीं है, अब तक इसको क्या किया है, सिर्फ समीकरण में परिवर्तित किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब तीर के निशान से इस तरफ और इसके इस तरफ जो परमाणु है उनकी संख्या को क्या करना है, समान करना है। अब देखना है, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर H2 है, लेकिन इधर आप दे रखे हो H कितने हैं, 3 और N कितना है, 1, तो इधर भी N बराबर 2 करना है और इस तरफ भी H भी क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पर 2 है तो इधर 3 करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करें कि ताकि इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमें अब संतुलित करने के दौरान एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी यौगिक बना हुआ है उसके पीछे की तरफ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जहाँ भी छेड़छाड़ होगा वो सिर्फ यौगिक के आगे ही होगा, जहाँ भी उसमें बदलाव किया जाएगा वो सिर्फ यौगिक के आगे ही होगा। अब दिमाग को दौड़ाना है, वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो कि इसको संतुलित कैसे करें, कैसे इस तरफ और इस तरफ कॉपी पेन लेके बैठो और उसको दिमाग दौड़ाओ, तभी समझ में आएगा। अगर आप 5 मिनट पूरी धैर्य के साथ और मन लगा के ये कर लेंगे तो पूरी क्लास 10वीं क्लास में पूरी ज़िंदगी भर आप संतुलित करना नहीं भूल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको करो, पहले वीडियो पॉज करो और फिर इसको करके देखो, फिर मेरा वीडियो वापस देखो कहीं सर ने कैसे लिखा है और मैंने कैसे किया है, तब समझ में आएगा। अब इसमें देखो, अब हमें कहाँ लिखना है, सिर्फ आगे आगे लिखना है। अब N2 यहाँ पर N2 करने के लिए इसके आगे कितने लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अब कोई बड़े परिवर्तन करना ही नहीं है। अब इसके आगे 2 लगाएं तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, H3 है। अब 3 कितनी बार आ जाएगा, H3 2 बार आ गया, 6 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो इसको 6 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3H2 ये जब मिलके ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 अमोनिया NH3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हो गया अगला बी है, उसको देखो। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब इनके रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कैसे लिखते हैं, H2S लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2S। इसका वायु में क्या हो रहा है, दहन, वायु में दहन हो रहा है, वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है। तो जब भी दहन होता है तो उसमें O2 आता है। जब भी किसी का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें O2 आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन दोनों का जब दहन होता है तो आपको मिलता क्या है, एक मिलता है जल, और जल को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। क्या कहते हैं, H2O। और दूसरा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे वैसे सल्फर डाइऑक्साइड। अब आगे जगह रखनी है ताकि हमें जहाँ भी परिवर्तन करना हो, संख्या लिखनी हो, संतुलित करने के लिए आगे लिखना पड़ता है। अब इस तरफ देखना है, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी वालों को देखो। तो इस तरफ S कितने हैं, 1 S है, इस तरफ भी S कितना है, 1 है। अब तक तो ये संतुलित है, लेकिन आगे देखने पर क्या मिलता है हमें। अब इसको आगे देखो तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और ये 2, 3 हो गई। तो यहाँ पर 2 है, इधर 3 है, संभव हो नहीं पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की संख्या इधर और इधर समान करनी है। अब इस तरफ जितनी भी ऑक्सीजन की संख्या लिखी जाएगी वो इस 3 की गुणज लिखी जाएगी। अब 4, 5 ऐसी ऑक्सीजन की संख्या इसमें नहीं हो पाएगी। 3 है तो या तो 6 होगी या 9 होगी, इस तरह से ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। अब इसमें 4, 5, 6 इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इधर 3 है तो इसके अगर दुगनी करेंगे तो कितना हो पाएगा, 6 हो पाएगा। तो 6 लाने के लिए ऑक्सीजन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 3 ही है। अब इसको अगर हम 2 से गुणा करें तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 4, 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1 है, 1 का 2 से गुणा 2 ऑक्सीजन होगी, और 2 यहाँ पर है, इसको 2 से गुणा करें तो ऑक्सीजन 2 गुणा 2 4, और ये 2 कितनी होगी ऑक्सीजन, 6, और इधर भी कितनी है,
6। अब हो गई ये ऑक्सीजन कितनी हो गई 6। अब बात करें वापस सल्फर की। अब बात करें वापस सल्फर की, क्योंकि पहले तो ये बराबर था लेकिन अब कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। अब सल्फर कितने हो गए 2 हो गए। कितने हो गए 2 हो गए। तो इस तरफ सल्फर कितना है 1। तो सल्फर को 2 करने के लिए इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या में परिवर्तन हुआ। हाइड्रोजन कितने हो गए 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है और सल्फर की संख्या भी बराबर है। और इस प्रकार ये पूरी समीकरण जो है ये कैसा हो गया संतुलित हो गया। इसको मन लगा के एक बार देखना पड़ेगा, दोनों तरफ आप दिमाग लगा कर देखिए कि कैसे इसको संतुलित किया, कितनी कंपटी है, इसको किस तरह बढ़ाएं। अब ध्यान ये रखना है कि अब इसमें पीछे की तरफ कोई परिवर्तन नहीं लाना है। जहां भी परिवर्तन आएगा वो सिर्फ आगे की ओर आएगा, और आगे जितना लिखोगे उसका गुणा पूरे यौगिक में जितने परमाणु हैं उन सबके साथ होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी है। अगला एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, क्यों इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आप क्या देख रहे हो इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, तब अभिक्रिया शब्द आ गया, आपने सोच लिया कि ये अभिकारक बस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से समझना इसको। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड कौन करता है, ये अभिक्रिया कौन कर रहा है बेरियम क्लोराइड कर रहा है। किसके साथ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। इसका मतलब जो अभिकारक है उसमें 2 है, एक है बेरियम क्लोराइड और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एक है बेरियम क्लोराइड और दूसरा है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये इससे अभिक्रिया कर देता क्या क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दूसरा देता है बेरियम सल्फेट, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देख रहे हो कौन सी अभिक्रिया नजर आ रही है, आसानी से आप देख पा रहे हो कि Cl था, इसमें बेरियम के पास था, इसमें किसके पास चला गया एल्यूमिनियम के पास। ये सल्फेट एल्यूमिनियम के पास था, कहाँ चला गया बेरियम के पास। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको इसमें दिखने को नजर दिख रही है आपको, इसको उसमें भी आप इसको उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, ये तो हो गए रासायनिक सूत्र में लिख दिया, समीकरण में इसको लिख दिया। अब इसको क्या करना है संतुलित करना है। बहुत ही आसान है, समझो आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर देखो वापस वीडियो को कि कहाँ कहाँ हमने गलती की है, तो समझ में आसानी से आएगा। अब देखो इसमें देखो बेरियम इधर भी एक है इधर भी एक है, अब तक कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संगठन में बदलाव आएगा तो इनकी संख्या क्या होगी चेंज होगी। अब क्लोरीन इधर कितने हैं 3 और इधर क्लोरीन कितने हैं 2। ठीक है, इधर 3 है और इधर 2 है। अब इनकी संख्या समान करनी है, तो 2 और 3 का लसब कितना होता है 2 और 3 का लसब कितना होता है, तो 2 और 3 का लसब होता है 6। तो इनकी संख्या समान कब होगी जब ये 6 पर आएंगे, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा और इसको भी 6 करना पड़ेगा। तो इसमें क्लोरीन को 6 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। और इसमें क्लोरीन को 6 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा 2 से। तो ये हो गए एल्यूमिनियम 6 हो गए, और इसमें क्लोरीन 6 हो गए, और इसमें भी क्लोरीन क्या हो गए 6। क्लोरीन संख्या बराबर होगी। अब सल्फेट की देखो, सल्फेट S3O4 और 3 मतलब और 4 3 12 हो गया, और S कितने हैं 3। S 3 होने चाहिए और O कितने होने चाहिए 12, लेकिन इसमें S कितना है 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि सल्फर कितना हो जाए 3 हो जाए, और ऑक्सीजन के 4 गुणा 3 कितने हो गए 12 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 3 से गुणा किया तो बेरियम अपने आप संतुलित हो गया, इधर बेरियम 3 हो गया तो इधर भी बेरियम क्या हो गया 3। अब पीछे क्या रह गया एल्यूमिनियम, तो Al2 2 एल्यूमिनियम है और 2 एल्यूमिनियम इधर भी हो गए। अब ये देखो प्रत्येक परमाणु जो है वो सारे के सारे इधर और इस तरफ दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारी जो अभिक्रिया है ये पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। अब समस्या इसमें यहाँ पर आती है कि ये जो रासायनिक नाम लिखे इससे रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाए। इसका सूत्र आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, नाम के आधार पर उसका सूत्र याद रखना है, और ये याद कब होंगे जब इसको बार बार पढ़ोगे, इसको बार बार पढ़ोगे तब ये याद होंगे। अगला है हमारा डी। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। अब पोटेशियम धातु को हम क्या लिखेंगे K लिखेंगे। वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ, तो उसको क्या लिखेंगे
H2O, और यह अभिक्रिया होने के पश्चात क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम का K और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH होता है, तो ये KOH हो गया। और अंत में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए इधर देखोगे इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, H2 और H3 है, लेकिन इस तरह हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। K को देखें दोनों तरफ अभी तक बराबरी है, ऑक्सीजन भी बराबर है, लेकिन पहले हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो बाकी वाले अपने आप संतुलित होते जाएंगे। तो इसकी संख्या दोनों तरफ बराबर करने के लिए अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और इसको भी 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन इधर भी 2H और H2 कितने हो गए, 4, और इधर भी 2H2 कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब देखो दूसरों को, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं, 2, और इसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ये भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तीसरा क्या रह गया, पोटेशियम रह गया। पोटेशियम को आप देखो इसमें 2K है, कितने के हैं, 2K है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2K करना पड़ेगा। तो इधर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब पोटेशियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी संतुलित। इसी के साथ आपको मैं एक क्वेश्चन भी देता हूं, अगर आपने इसको समझे आसानी से तो एक प्रश्न देता हूं, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आसान अभिक्रिया में दे रहा हूं। इसमें आपका हॉटस्पॉट क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं आपका हॉटस्पॉट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हॉटस्पॉट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के संयोग से जल बनाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान अभिक्रिया है। पहले इसका रासायनिक सूत्र में लिखना है, फिर इसमें क्या करना है, संतुलित करना है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, जल बनाता है। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है और इसको संतुलित करना है। ये आपका आज का हॉटस्पॉट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। नीचे दिए गए जो जितने भी रासायनिक समीकरण है, इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, रासायनिक नाम दिए थे, उनको पहले समीकरण में लिखना था, फिर उनको संतुलित करना था, लेकिन इसमें रासायनिक समीकरण आपको दे रखे हैं, बहुत इजी कर दिया है। अब इसका क्या करना है, संतुलित ही करना है। बहुत ही आसान है ये, ध्यान से समझिए। आपको बार बार वीडियो पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को आप संतुलित कीजिए, तब समझ में आएगा। फिर देखिए कि कहाँ गलती हुई है, कैसे करना था। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें क्या था, HNO3, ठीक है, और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, और H2O है। अब इनमें जो कोष्टक वाले हैं, पहले उनको पूरी तरह से हल कर देते हैं। तो इधर आप दे रखे हो, इधर क्या है, NO3 है। क्या है कोष्टक में, NO3। इसका संगठन अब चेंज नहीं हो सकता। तो NO3 कितनी बार दे रखा है, 2 बार। तो इस तरफ भी NO3 कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। NO3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये 2 बार आना चाहिए। तो इसको 2 बार लाने के लिए इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इसलिए NO3 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो NO3 का मामला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, इसका मतलब बराबर ही है, तो उसको छोड़ दो। अब चले जाओ ऑक्सीजन में। अब कहाँ जाना है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इस तरफ कितनी है, ऑक्सीजन इस तरफ 1 ही है। अब इस तरफ ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, O यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार है, और हाइड्रोजन भी कितनी बार है, 2 बार है। और इधर इसका मामला क्लियर हो चुका है, तो इसको वापस देखना नहीं है। और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, लेकिन इस तरफ क्या है, इसका मामला क्लियर हो चुका है, इसको वापस देखने की जरूरत है नहीं। अब हाइड्रोजन 4 करने और ऑक्सीजन कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इसको व्यवस्थित रूप में हम नीचे लिख देते हैं, 2 HNO3 नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कुछ भी जोड़ना घटाना है नहीं, जैसा है वैसे वैसे लिखना है। इसमें भी कुछ भी जोड़ना घटाना हमें है नहीं। इसमें किससे गुणा किया है, 2 से गुणा किया है। ये हो गई इसकी संतुलित समीकरण।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बी पर। इसको देखिए ध्यान से। इसमें पहले जो पूरी तरह से एक पूरी यौगिक बन रख चुका है, एक प्रकार का आयन है, उसको देखना है। इधर भी सल्फेट, सल्फेट एक ही है, इधर भी सल्फेट कितना है, एक ही है, तो सल्फेट दोनों तरफ बराबर है, चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। अब Na को देखो, Na इतने इधर कितनी बार आया, 2 बार आया, लेकिन Na इस तरफ कितनी बार है, 1 बार है, तो इसको 2 करने के लिए इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब Na इधर भी 2 बार हो गया और इधर भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो सल्फेट और Na ये पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, ठीक ठाक तैयार हो चुके हैं। इसको आप देखना है नहीं। अब बाकी क्या बच गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गए। अब इसमें Na क्लियर हो गया, सल्फेट क्लियर हो गया, OH बच गए। अब O का 2 से गुणा, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गई, 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर हो गए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और बच रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो इसका हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ये क्या हो गई, आपकी संतुलित हो गई। अब इसको व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं, 2 NaOH प्लस H2SO 4 Na2SO4 और 2 H2O। अब तीसरी है C, इसको देखिए ध्यान से, NaCl AgNO3, सोडियम क्लोराइड और Ag सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी अभिक्रिया की तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब इसको देखिए, इधर Na देखिए, Na इस तरफ 1 है, इधर भी Na कितना है, 1 है, ठीक है, बराबर है। क्लोरीन की बात करें, Cl 1 है, इधर भी Cl कितना है, 1 है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सिल्वर देखो, सिल्वर इधर भी 1 है और इधर भी क्या है, 1 है, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। NO3 इधर भी 1 बार है और इधर भी 1 बार है, इसको भी चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये पूरी तरह से बैलेंस ही है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो करना आपको, मैं समझता हूँ कि आपको आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया है तो आप कोशिश करो इसको, और ये अगर नहीं होती हैं तो आपको PDF में इसका जवाब दिया हुआ पड़ा है, ये अभी आपको कर बैठ के ये हल करनी है, बैलेंस करनी है। ज़्यादा फेरबदल नहीं है नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आसानी से यह बैलेंस हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज तक काफ़ी समय हो चुका है, आप बोर होने लग रहे हो ऐसा लग रहा है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे अपने दोस्तों में, उतना आपको लाभ होगा, उतना हमें लाभ होगा। लेकिन जितना मन से इसको पढ़ोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, तो मैं इसकी आपके लिए स्पेशल क्लास भी देता रहूँगा, ताकि ये जो समीकरण है ये बनते कैसे हैं, ये जो यौगिक है ये बनते कैसे हैं, रासायनिक नाम और उनका यौगिक लिखते कैसे हैं, सारी जानकारी मैं आपको स्पेशल क्लास में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके सारी बातें बतानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और स्पेशल क्लास की ज़रूरत कितने जनों को है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा होंगे स्पेशल क्लास उतनी जल्दी आपके सामने उपलब्ध होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।